अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हदीका उर्दू नॉवेल्स एंड स्टोरीज चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तू जो जिंदगी हो मेरी, किस्त नंबर 5। सायरा घर पहुंची तो फरजाना बेगम माहरूख का पूछने लगी। ममानी माहरूख को कुछ लोग अगवा कर के ले गए अपने साथ। सायरा ने रोते हुए कहा, क्या कौन थे और क्यों अट्ठा के ले गए? मेरी बच्ची को क्या कसूर था उसका? फरजाना बेगम रोने लगी, मानो भी रो रही थी। सब बहुत परेशान थे इसे मैं। फरजाना बेगम ये सब सुनकर बेहोश हो गई। अम्मी मानो ने फरजाना बेगम को बेहोश होते देखा तो थाम लिया और सायरा की मदद से फरजाना बेगम को अंदर ले गईं। आ गई साहब की गाड़ी, निकालो लड़की को गाड़ी से बाहर। माहरूख को एक आदमी ने थामने की कोशिश की, लेकिन उसने इसे खुद को हाथ लगाने से बाज रखा और सख्ती से मना कर दिया। मैं खुद चल रही हूँ, मुझे हाथ कोई नहीं लगाएगा। उसने गुस्से से चलाकर कहा, छोड़ दो इसे, मैं खुद देख लूंगा। हसनीन की भारी आवाज गूंजी, जाओ तुम लोग यहाँ से। हसनीन ने अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हुए माहरूख का चलाना सुन लिया था, इसलिए सबको सख्ती से मना किया और वहां से जाने का इशारा किया। माहरूख अभी भी नकाब में थी। वो खाली खाली नजरों से अपने सामने खड़े अनजान मर्द को देख कर सकते में थी। वो आदमी सर हिलाकर चले गए। सुनसान पहाड़ी इलाका, हर तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक किसी इंसान का कोई नाम वो निशान तक नहीं था। अब वो उससे मुखातब हवा, माहरूख हसन जिलानी, यही नाम है ना तुम्हारा? हसनीन ने माहरूख की शहद जंग आंखों में देखते हुए कहा। वो सकते से बाहर आई और अपना पूरा नाम किसी गैर मर्द की मुंह से सुनकर इसे आग लग गई। तुमने अगवा करवाया है मुझे, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? वो चलाई, चलाओ मत, मेरे सामने कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद को। वो बेजार लहजे में मुखातब हवा, मेरे बाबा तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, उससे अच्छा मुझे छोड़ दो। माहरूख के होंठों से टोट टोट कर ये अल्फाज अदा हुए, हाँ मैंने ही अगवा करवाया है, तुम्हें मुझे अपना हिसाब लेना है। हसन जिलानी से वो जहर आलूद लहजे में कहने लगा, और अब उन सब हिसाब का बदला लेने का वक्त आ गया है। बहुत शौक है ना तुम्हारे बाप को लोगों की जिंदगी खत्म करने का, उनकी खुशियां तबाह करने का। अब पता लगेगा इसे जब इसकी बेटी सुकून की जिंदगी जीने को तरसेगी। मैं तुमसे लूंगा सब बदले। उसके चेहरे पर एक अजीब सी जिद और जुनून सवार था। और तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ चुप करके चलूंगी? माहरूख ने गोया उसका मजाक उड़ाया, हाँ तुम्हें मेरी साथ चलना होगा, नहीं तो मैं हसन जिलानी के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। हसनीन ने दिल जला देने वाली मुस्कुराहट से कहा। माहरूख का दिल इसे बंद होता महसूस हुआ। वो तड़प उठी थी हसन साहब के जिक्र पर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे? माहरूख ने खुद को मजबूत दिखाने की नाकाम कोशिश की। चलो ठीक है, मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और जो मैं कहूँगा वही करना होगा। हसनीन ने सीने पर हाथ बांधते हुए आराम से कहा, नहीं हरगिज़ नहीं, मैं मर जाऊं लेकिन तुमसे शादी नहीं करूंगी। माहरूख ने दो टोक जवाब दिया। वो कैसे अपने बाबा का मान तोड़ सकती थी? फिर तुम्हारी मर्जी, अब जो भी होगा तुम्हारी गलती होगी उसमें। हसनीन ने किसी को फोन करते हुए कहा। हाँ तहावर, मेरी बात सुनो। हसन जिलानी को हसनीन के अल्फाज अभी पूरे नहीं हुए थे। माहरूख ने उससे फोन झपटकर छीन लिया और काल काटते हुए कहा, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तुम मेरे बाबा को कुछ नहीं करोगे? माहरूख ने ये कैसे कहा ये वही जानती थी। ये उसका खुदा के ठीक है, मुझे तुम समझदार लग रही हो
और हाँ, आज के बाद तुम्हारा हसन जिलानी से कोई रिश्ता नहीं होगा। हसनीन ने एक और सजा का ऐलान किया। और चलो अब गाड़ी में बैठो मारूख। मरे हुए कदमों से चलते हुए गाड़ी में बैठी तो हसनीन ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। जुनेद नका ख्वां का इंतजाम करो, मैं कुछ देर में घर पहुंच रहा हूँ। उसने जुनेद को फोन करके कहा। और कॉल काट दी। वो दोनों पूरे 2 डेढ़ घंटे के सफर में खामोश रहे। हसनीन ने अपना अलग घर लिया हुआ था, लेकिन वो उस घर में कम ही जाया करता था, क्योंकि बीजान अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं थी, जबकि वो बीजान के बगैर रह नहीं सकता था। वो अपने घर पहुंचा तो माहरूख को लिए घर में दाखिल हुआ। बहुत बड़ा और खूबसूरत घर था। हसनीन हाल में पहुंचा तो जुनेद नका ख्वां के साथ बैठा हुआ नजर आया। इसे जुनेद दोनों को देख कर अट खड़ा हुआ। हसनीन चलता हुआ सोफे पर बैठ गया और माहरूख को दूसरे सोफे पर बैठने का इशारा किया। नकाह शुरू करे मौलवी साहब। हसनीन की भारी मर्दाना आवाज हाल में गूंजी। नकाह हो गया था। हसनीन अपनी जीत पर खुश था, तो माहरूख अपने बाबा की जिंदगी के लिए कुर्बानी देकर किसी बुत की तरह बैठी थी। माहरूख अपने दुखों पर रो रही थी। जब हसनीन इसे होश की दुनिया में लाया, तुम जाओ कमरे में। वो इसे गौर से देखने लगा। क्या कुछ नहीं था उसके लहजे में जीत जाने की खुशी। किसी रोबोट की तरह हटकर मरे हुए कदमों के साथ चलती हुई जो कमरा सामने नजर आया उसमें घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। हसनीन, ये ठीक नहीं किया। तुमने उस लड़की का क्या कसूर था? जुनेद ने अफसोस से कहा। बर्बादी से मतलब है। मेरे लिए ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, और मैंने तो आज तक इसे देखा तक नहीं। हसनीन ने सर झटकते हुए अपनी सिफाई में कहा। लेकिन उस सब में उनका क्या कसूर था? तुम ये बताना पसंद करोगे हसनीन शाह? जुनेद ने उससे चपता हुआ सवाल किया, जिसका जवाब शायद उसके पास भी नहीं था। कोई जवाब नहीं है ना तुम्हारे पास? जुनेद फिर से जवाब तलब नजरों से देखने लगा। हसन, मुझे मेरी बच्ची ढूंढ कर दें। कहाँ ले गए वो मेरी बच्ची को? फरजाना बेगम होश में आते ही फिर से रोना शुरू हो गई। हसन साहब सर पकड़े सामने सोफे पर बैठे हुए थे। फरजाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप ता करें। हमारी बच्ची बिल्कुल ठीक हो। हसन साहब को अपनी आवाज कोने से आती हुई महसूस हुई। इसी दिन से मैं डरती थी। हो न हो ये सब शाहों का क्या धरा है। हसन, वो लोग मेरी बेटी अगवा करके ले गए हैं। ये आप क्या कह रही हैं फरजाना? ऐसा कुछ नहीं, और मैंने क्या बगाड़ा है इनका? वो सब एक गलत फामी में हवा था। हसन साहब मानने को तैयार नहीं थे। अब कहाँ मानेंगे आपको? तो आज भी उन लोगों के लिए दिल में मोहब्बत भरी हुई है, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मेरे लिए मेरी बेटी से बढ़कर कुछ भी नहीं। वो रोते हुए कहने लगे। आप गलत सोच रही हैं, लेकिन अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं। आप आराम करें और मैं अपनी बेटी को घर वापस ले कर आऊंगा। बस आप मुझ पर एक बार कर ले। हसन साहब कहते हुए कमरे से बाहर चले गए। एस पी साहब, मेरी बच्ची का कुछ पता चला? हसन साहब कमरे से बाहर आकर एसपी को फोन करके पूछने लगे। नहीं हसन साहब, हम कोशिश कर रहे हैं। मिल जाएगी आपकी बेटी। अब बस थोड़ा सब्र कर ले। एसपी ने उन्हें कहा। मेरी बच्ची सुबह से गायब है और आप कह रहे हैं मैं सब्र कर लूं? मुझे मेरी बेटी चाहिए हर हाल में। हसन साहब ने गुस्से में कहा। हम आपका दुख समझ सकते हैं हसन साहब। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको अच्छी खबर देंगे इंशाअल्लाह। एस पी साहब ने कहा और हसन साहब ने कॉल काट दी। पूछा, हसनीन, मैं अब घर चलता हूँ। खाना खा लेना, मैंने किचन में रखवा दिया था। जुनेद वापस जाने के लिए उठ खड़ा हुआ।
शुक्रिया जुनैद मेरा साथ देने के लिए। और अभी भी किसी को उस बात का पता नहीं लगना चाहिए भी जान और बड़े अबू को भी नहीं। हसनीन जुनैद को बाहर तक छोड़ने आया। ठीक है, मैं नहीं बता रहा किसी को। और तुम अब भाभी का ख्याल रखना, उस सब में इनकी कोई गलती नहीं है। हाथ हिलकर रखना। जुनैद ने हसनीन से मिलते हुए कहा। अल्लाह हाफ़िज़। हसनीन ने बात बदल दी। अल्लाह हाफ़िज़ जुनैद कर अपनी गाड़ी में बैठकर रवाना हुआ। माहरूख ने कमरे में आकर अपना नकाब खींचकर उतार दिया और घुटनों के बिल नीचे बैठती चली गई। क्यों अल्लाह जी, किस बात की सजा दी मुझे? मैंने पूरी जिंदगी खुद को छुपा कर रखा, जैसा आपको पसंद है। वैसी बनने की पूरी कोशिश की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? माहरूख खुद खुद के रो रही थी। उसने बेडशीट को अपने मट्ठी में भींच लिया। वो नहीं चाहती थी हसनीन इसे रोते देख ले। वो हसनीन के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसे पता था कि अभी सब तो शुरू हुआ है। कुछ देर बाद माहरूख को किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो घुटनों में अपना मुंह छुपाने लगी। दरवाजा खोलो, बाहर से हसनीन की भारी आवाज सुनाई दी। वो दरवाजे को खाली खाली नजरों से देखने लगी। मैंने कहा दरवाजा खोलो, नहीं तो मैं खुद खोल दूंगा। हसनीन ने धमकी दी। माहरूख फिर भी ना उठी। वो खुद को छुपा देना चाहती थी, लेकिन ऐसा उसके बस में कहाँ था। हसनीन स्टोर रूम से कमरे की चाबी उतार आया। माहरूख ने अपना चेहरा घुटनों में छुपाया हुआ था। वो दरवाजा खोलकर कमरे में आया तो कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। उसने लाइट ऑन की तो पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। फिर इसने अपनी नजरें माहरूख को ढूंढने में दौड़ाई तो वो इसे नीचे बैठी नजर आई। उसके लंबे सल्की बाल कमर से नीचे गिरे हुए नजर आए। हसनीन ने सर झटका और आहिस्ता से कदम उठाता उसके सामने आ बैठा। फिर आराम से गुया हवा, अभी तो मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, फिर क्यों रो रही हो? उसने हैरान नजरों से इसे देखते हुए कहा। माहरूख ना महसूस अंदाज से थोड़ा सा पीछे हो गई। हसनीन की नजरों से ये हरकत छिपी नहीं। उसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान दौड़ गई। चलो उठो और हालत ठीक करो अपनी। हसनीन समझ गया था वो लड़की आजकल की लड़कियों से मुख्तलिफ है, वरना वो उस टाइम आहतजाज कर रही होती। लेकिन वो जो सब सोचकर कमरे में आया था, इसे लग रहा था वो कमरे में दाखिल होगा तो जरूर वो चीखेगी चिल्लाएगी। लेकिन इसे ऐसा नजर नहीं आया। जिस सब को वो सोच सोच कर परेशान और बेचैन हो रहा था, माहरूख ना जाने किस दुनिया में खोई हुई थी। वो फिर से गुया हवा में कह रहा हूँ, अट जाए नहीं तो मैं खुद आपको उठा कर बाथरूम तक छोड़ के आऊंगा। हसनीन ने थोड़े गुस्से में कहा। ये सुनते ही जल्दी से उठ खड़ी हुई। हसनीन हैरान व परेशान खड़ा इसे देख रहा था। उसने अपनी 30 साला जिंदगी में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां देखी थीं, लेकिन माहरूख जैसी खूबसूरती, पाकीज़गी और एक अजीब सी कोशिश इसे कभी किसी और लड़की के चेहरे पर नहीं दिखाई दी थी। एक नूर था इसके चेहरे पर जो हसनीन को अपनी जानिब माइल कर रहा था। बड़ी बड़ी शहद रंग आँखें जो रोने की वजह से सुर्ख हो चुकी थीं। मेकअप के नाम पर सिर्फ इसकी आंखों में काजल था, जो रोने की वजह से इसके चेहरे पर फैल चुका था। कुछ टाइम तक हसनीन इसे है पलकी झपकाए बगैर देखता रहा। वो इसकी खूबसूरती में खोसा। माहरूख को अजीब लग रहा था। हसनीन यूं इसे घूरा। उसने बेड से दुपट्टा उठा कर गले में डाला और जल्दी से बाथरूम में भाग गई। हसनीन को जब होश आया तो वो इसके सामने नहीं थी। क्या हो गया है? हसनीन शाहतमहीन सिर्फ अपना इंतकाम लेना है। हसनीन ने अपनी बेअख्तियारी पर खुद को जी भर के कोसा और फिर सर झटक कर
कमरे से बाहर निकलता चला गया। माहरूख ने कमरे में डरते डरते कदम रखा, तो वो इसे कमरे में कहीं दिखाई नहीं दिया। माहरूख ने सुकून का सांस लिया और नमाज पढ़ने लगी। वो नमाज खत्म पढ़ने के बाद सजदे में रो रो रही थी। जब इंसान को अपनों का सहारा भी ना हो तो वो जो हमें 70 मांग जितना प्यार देता है, तो फिर वही हमारी हर मुश्किल आसान करने लगता है। वो अपने इंसान को अकेला नहीं छोड़ता। मेरे अल्लाह मेरी बाबा को हिम्मत और सब्र देना, या उनके दिल में मेरे लिए नफरत डाल दें। वो घुट घुट कर रो रही थी। हसनीन किसी काम से अंदर आ रहा था। जब इसे माहरूख की रोने की आवाज आई, वो अपने कदम पीछे करने लगा। वो उसके सामने अभी नहीं जाना चाहता था। उसने इसे अकेला छोड़ दिया। माहरूख का दिल खून के आंसू रो रहा था। जब इसका दुख थोड़ा हल्का हुआ तो वो उठ कर सामने पड़े सोफे पर बैठ गई और कितनी ही देर खाली खाली नजरों से कमरे को देखने लगी। फिर घुटनों के गिर्द हाथ बांधकर चेहरा छपा लिया। सोने की कोशिश करने लगी। नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। इसे रह रह कर हसन साहब, फरजाना बेगम और बाकी सब घर वालों की याद आ रही थी। सब कितने परेशान होंगे। वो फिर से सोच कर रोने लगी। फिर इसे कब नींद आई इसे पता ही नहीं चला। लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस एंड द बेल आइकॉन।